नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य जो 600 सालों तक तीन तीन महाद्वीपों पर फैला हो, वो आखिर कैसे गायब हो सकता है? आज हम उसी ओटोमन साम्राज्य के पतन की इस दिलचस्प और काफी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप का बीमार आदमी। सोचिए, ये नाम उस साम्राज्य को दिया गया जिसके नाम से कभी पूरी दुनिया में दहशत थी। और ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। ये उस कड़वी सच्चाई का आईना था जो उसके आखिरी दिनों की कहानी बयान करता था। तो सवाल यही है कि 600 साल की विरासत वाला ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बिखर कैसे गया? ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े इतिहास में अलग अलग जगह बिखरे पड़े हैं। तो चलिए मिलकर इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब साम्राज्य की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी और उसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा था। देखिए, इस साम्राज्य का इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है। 1299 में उस्मान वन ने इसकी नींव रखी और 16वीं सदी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में ये अपनी बुलंदी पर था। लेकिन फिर 1774 आते-आते एक नई समस्या शुरू हुई जिसे कहते हैं पूर्वी प्रश्न, और यहीं से इसके लंबे पतन की शुरुआत हुई। और आखिरकार 1922 में सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये पूर्वी प्रश्न आखिर था क्या? असल में ये यूरोपीय ताकतों के बीच एक तरह की शतरंज की बाजी थी। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब बड़े देश गिद्ध की तरह ओटोमन साम्राज्य के टूटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इसके हिस्सों पर कब्जा कर सकें। ये जो बाहर से दबाव था, ये एक ऐसे जख्म जैसा था जो साम्राज्य को लगातार अंदर से खोखला कर रहा था। अब देखिए, बाहर से तो खतरे थे ही, लेकिन साम्राज्य के अंदर भी इसे बचाने की कुछ जबरदस्त कोशिशें चल रही थीं। ये सुधार और क्रांतियां कह सकते हैं किसी मरते हुए मरीज पर की जाने वाली एक बहुत ही जोखिम भरी सर्जरी की तरह थी। पहली बड़ी कोशिश थी तंजीमात। इसका मतलब होता है फिर से ऑर्गेनाइज करना या पुनर्गठन। 1839 से जो ये दौर शुरू हुआ, इसका एक ही मकसद था, साम्राज्य को मॉडर्न बनाना ताकि उसकी पुरानी शान लौट सके। ये एक तरह से बीमार शरीर में नई जान फूंकने जैसा था। पर सवाल ये था कि क्या ये काफी होगा? और हाँ, ये सुधार सिर्फ नाम के नहीं थे। जरा सोचिए, एक मॉडर्न सेना बनाना, नया बैंकिंग सिस्टम लाना, धार्मिक कानूनों की जगह सेक्युलर कानून लाना और यहाँ तक कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम थे। इससे पता चलता है कि साम्राज्य को बचाने की कोशिश कितनी शिद्दत से हो रही थी। सुधार की अगली बड़ी लहर आई यंग टर्क्स के साथ। ये 20वीं सदी की शुरुआत का एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। ये लोग चाहते थे कि सुल्तान की जो तानाशाही है वो खत्म हो और उसकी जगह एक संवैधानिक सरकार बने। मतलब साम्राज्य के अंदर ही दो अलग अलग सोच की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ सुल्तान का राज था, जहां सारी ताकत एक इंसान के हाथ में थी, और दूसरी तरफ यंग टर्क्स का लोकतंत्र का सपना था। ये पुरानी परंपरा और नई सोच की सीधी टक्कर थी, और इसका जो भी नतीजा होता वो साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। और जब साम्राज्य अंदर और बाहर से जूझ ही रहा था, तब आया पहला विश्व युद्ध, जो एक आखिरी और सबसे घातक वार साबित हुआ। ये एक ऐसा जुआ था जो साम्राज्य बुरी तरह हार गया। अगस्त 1914 में ऑटोमन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने, कह सकते हैं, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने जर्मनी के साथ एक सीक्रेट डील की और वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़े। ये अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने की एक हताश कोशिश थी, लेकिन ये एक ऐसा दांव साबित हुआ जिसमें सब कुछ चला गया। और बस इसके बाद तो युद्ध ने साम्राज्य को पूरी तरह निचोड़ दिया। फिर 1916 में अरब विद्रोह हुआ जिसने मिडिल ईस्ट में पूरा खेल ही पलट दिया। हार अब तय थी। 30 अक्टूबर 1918 को मुद्रोस में सरेंडर करना पड़ा, और बहुत जल्द जीतने वाली सेनाएं कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़कों पर मार्च कर रही थीं। तो साम्राज्य के टूटने के बाद क्या हुआ? उसका बंटवारा। और अंदाजा लगाइए कि उस एक विशाल साम्राज्य से कितने नए देश बने। 39। जी हाँ, 39। सिवस की संधि ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, और ये नंबर बताता है कि वो बंटवारा कितना बड़ा था। पर जैसा कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। साम्राज्य की राख से एक नए देश का जन्म हुआ, आधुनिक तुर्की। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ।
इस हार ने एक नई चिंगारी को हवा दी। मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की के राष्ट्रवादियों ने विदेशी कब्जे के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। उनका मकसद साफ था, सेवर्स की उस अपमानजनक संधि को फाड़कर फेंकना और एक आज़ाद तुर्की राष्ट्र बनाना। और राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्तफा कमाल, जिन्हें बाद में अतातुर्क यानी तुर्कों का पिता कहा गया, उन्होंने तुर्की का नक्शा ही बदल दिया, हमेशा के लिए। सदियों पुरानी सल्तनत खत्म कर दी, सेक्युलर कानून लाए, महिलाओं को पूरे राजनीतिक अधिकार दिए और यहाँ तक कि अरबी लिपि को बदलकर लैटिन पर आधारित नई लिपि ले आए। ये एक नए राष्ट्र का जन्म था। लेकिन साम्राज्य के पतन की कहानी में एक बहुत ही दुखद और विवादास्पद पन्ना भी है, अर्मेनियाई नरसंहार। आइए इस मुश्किल विषय को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू हुआ 1915 में, जब ओटोमन सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था तहसीर कानून। इस कानून के तहत जातीय अर्मेनियाई लोगों को बड़े पैमाने पर उनके घरों से निकालने यानी डिपोर्ट करने का अधिकार मिल गया। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो दुश्मन देश रूस के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक सिस्टमैटिक त्रासदी थी। इसकी शुरुआत हुई 24 अप्रैल 1915 को, जब सैकड़ों अर्मेनियाई बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो पुरुष मजबूत थे उन्हें या तो मार दिया गया या फिर उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई गई, और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सीरिया के रेगिस्तान की तरफ मौत के सफर पर भेज दिया गया, जहां बिना खाने पानी के लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं ने अनगिनत जानें ले ली। और यहीं पर इन घटनाओं को नरसंहार या जेनोसाइड कहा जाए या नहीं, इसे लेकर आज भी एक बहुत बड़ा विवाद है। एक तरफ कई स्कॉलर्स और 29 देश हैं जो इसे 15 लाख अर्मेनियाई लोगों का एक सुनियोजित संहार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की गणराज्य का आधिकारिक पक्ष ये है कि ये मौतें हुईं, लेकिन ये जानबूझकर या किसी प्लान के तहत नहीं की गईं। उस वक्त दुनिया पर इसका क्या असर हुआ, ये थियोडोर रूजवेल्ट के इस एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने आर्मेनियाई लोगों की इस सामूहिक हत्या को युद्ध का सबसे बड़ा अपराध कहा था। और यहीं पर ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या पुराने साम्राज्यों के टूटने के बाद जो नई सीमाएं खींची गईं, वो आज भी दुनिया में हो रहे कई संघर्षों की जड़ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।